Good morning, students. My name is CA Vicky, and you all are welcome your YouTube channel Commerce Circle. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोरिलेशन, सहज संबंध। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जितने भी नोट्स हैं हमारे ये हिंदी में है, लेकिन मैं आपको इस तरह से कराऊंगा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो कोरिलेशन से आप क्या समझते हो? सहज संबंध से जब हमारे पास सीरीज होती है दो या उससे ज़्यादा, तो हमें ये देखना होता है कि उसमें किस तरह का रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप की स्टडी जब हम करते हैं, उसमें जो रिलेशन पाया जाता है उसी को बोला जाता है सह संबंध, यानी कि कोरिलेशन। उसके बाद आता है आंशिक सह संबंध। जब हमारे पास क्या हो, दो से ज़्यादा क्या हो, सीरीज हो, यानी कि क्या, वेरिएबल हो। ठीक है, तो जब हम स्टडी करेंगे तो कोरिलेशन हम सिर्फ मैक्सिमम दो वेरिएबल की स्टडी कर सकते हैं एक बार में। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को क्या मान लेंगे, फिक्स मान लेंगे, और बाकी दो को वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। उसको कहते हैं आंशिक सहसंबंध। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक में क्या होता है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या पाया जाए, ऐसे रिलेशनशिप पाया जाए कि अगर एक में चेंज आए तो दूसरे में भी चेंज आए, वो भी कहाँ पे आए, सेम डायरेक्शन में। यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल है, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, और x घट रहा है तो y भी घटेगा। अगर इस तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। उसके बाद आता है ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक मीन्स क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन। ऋणात्मक सहसंबंध मीन्स क्या, नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होगा, जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज आए वो इस तरह से आए कि अगर x बढ़े तो y कम होए, और अगर y कम होए, अगर x कम होए तो y ज़्यादा होए। मतलब कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा। दोनों में कैसा चेंज आ रहा है, अपोजिट चेंज आ रहा है। इसी को कहा जाता है ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद आता है समरेखीय सहसंबंध, यानी कि लीनियर कोरिलेशन। लीनियर क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज हो वो सेम प्रोपोर्शन में हो, उसको कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन, समरेखीय सहसंबंध। और वो भी कैसा हो, फिक्स चेंज हो। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है कि ए और बी दो वेरिएबल है हमारे पास। ए में जो है सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से दस। ऐसे बी में भी पाँच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, बीस से पच्चीस, क्या है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज है। कैसे देखो, प्रोपोर्शन कैसे करते हो, रेशियो समझते हो, ए अपॉन बी करके। तो ए अपॉन बी करोगे जब भी आप, तो आपका जो प्रोपोर्शन आएगा वो हमेशा 2/5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, और आपका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उसको कहेंगे हम लीनियर कोरिलेशन। अगर चेंज हो जाए तो क्या बन जाएगा, अरेखीय सहसंबंध, यानी कि नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो अब आता है सरल सहसंबंध। सरल सहसंबंध में क्या होता है, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स है और हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन होता है। और जो एक वेरिएबल होता है वो दूसरे वेरिएबल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एक इंडिपेंडेंट रहेगा और जो दूसरा होगा वो डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा, बहुमुखी सहसंबंध, यानी कि मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल में क्या होता है कि हमारे पास थ्री और मोर वेरिएबल्स होंगे, बट हम एक बार में टू वेरिएबल्स का ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है कि जो सहसंबंध आएगा, ये कोरिलेशन आएगा आपका, वो -1 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर +1 आया तो वो पूर्ण धनात्मक, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर -1 आया तो वो पूर्ण ऋणात्मक, यानी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, उसके बाद कोरिलेशन को आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट करने की इसकी टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला स्कैटर डायग्राम, फिर है कार्ल पियर्सन, और फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, आपको कुछ इस तरह से डायग्राम बनाने होंगे और आपको शो करना होगा। अगर परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा, अगर परफेक्ट नेगेटिव होगा तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन की साइड से जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा वो ओरिजिन से अपोजिट की साइड से जाएगा। और अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा तो इस तरह से आप डायग्राम में शो करोगे आप। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, आगे चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड में क्या होता है, आपको जो कोरिलेशन निकालना है वो निकालना है R = σ xy अपॉन में n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y।
ठीक है। इस टर्म में इस बार में ये आपका फॉर्मूला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करते आगे चलते हैं कि कोरिलेशन इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू में सिग्मा वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, बाकी आपका पूरा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखो आपको एक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपिटल एक्स दे रखा होगा, आपको स्मॉल एक्स निकालना होगा। तो ये स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, एक्स में से मीन एक्स को माइनस करके। तो मीन तो आपको निकालना आता ही है कि टोटल करो एक्स को और उसके एन से डिवाइड करो, मीन एक्स आ जाएगा। सेम ही वाई में करो, मीन वाई आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक्स और वाई निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो जो फॉर्मूले में चाहिए, जैसे आपको सिग्मा एक्स वाई चाहिए, तो आप क्या कराओगे, जो आपका एक्स और वाई आएगा यहाँ से एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करा देना, उसका सिग्मा कर देना। और जो आपका एक्स और वाई आ रहा है, एक्स की स्क्वायर कर दोगे और वाई की स्क्वायर कर दोगे, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसको फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे शॉर्टकट मेथड है ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभी जो पिछला किया वो और एक किए शॉर्टकट मेथड, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्या फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड में, तो इसमें आपको डेविएशंस निकालने पड़ते हैं। और आपको पता है डेविएशन कैसे निकलते हैं, डी एक्स कैसे निकालोगे एक्स माइनस ए करके, और डी वाई कैसे निकालोगे वाई माइनस ए करके। ठीक है, आपको इस तरह से एक्स और वाई वेरिएबल दे रखे होंगे। आपको पता है कि आप एक्स में से किसी को भी ए मान सकते हो, वाई में भी किसी को ए मान सकते हो। फिर आप एक्स माइनस ए करोगे, वाई माइनस ए करोगे, आपका डी एक्स और डी वाई निकल के आ जाएगा। फिर आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फॉर्मूले में आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्या करोगे, आगे का काम करोगे। जैसे आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले में डी एक्स डी वाई चाहिए। अगर आपके पास डी एक्स डी वाई आ गया तो आप डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई कराओ, उसका टोटल करो, आपके पास सिग्मा डी एक्स डी वाई आ जाएगा। उसके बाद कुछ सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई चाहिए, तो इसका यहाँ से सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको, सिग्मा डी एक्स की स्क्वायर, तो आपको जो डी एक्स आएगा इसकी स्क्वायर कर दो, उसका सिग्मा कर दो। सेम यही चीज़ डी वाई के साथ करो, डी वाई की स्क्वायर करो, उसका सिग्मा करो, पुट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड में आपका मेन काम क्या है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपका सारा काम आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड इस बार आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ये क्या होता है, लेंथी हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और उस हिसाब से आपका आने के लिए ये इस बार के लिए मुझे लगता नहीं कि आएगा। क्या है इसका फॉर्मूला, देखिए जहाँ जहाँ भी आपका डी एक्स है वहाँ आप डैश लगा दो, आपका फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड से बन जाएगा। आप लोगों सर ये डी डैश एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स डैश, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो डी एक्स निकल के आएगा उसको आप क्या करना है, जो भी इसका डिफरेंस होता है उस डिफरेंस से क्या करना है, डिवाइड करना है, आपका डी एक्स डैश निकल के आ जाएगा। सेम यही काम आपको डी वाई के साथ करना है, डी वाई आ जाएगा, डी वाई को क्या करना है, डिफरेंस से वाई के डिफरेंस से डिवाइड करना है, डी वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया और फॉर्मूला भी दे दिया है, आप पॉज करके प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसमें हमारे क्या होता है कि तीन तरह की सिचुएशन होती है, जब आपको रैंक्स गिवन हो, जब रैंक्स ना गिवन हो, और जब आपको वैल्यूज़ जो है वो सीरीज की सेम हो जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब आपको रैंक्स क्या दे रखी हो, गिवन हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोरिलेशन को आर के से डिनोट करते हैं, और बहुत ही सिंपल और आसान फॉर्मूला है रैंक कोफिशिएंट का, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस में एन। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, इसमें जो ये है अपॉन, ये यहाँ से नहीं है, आपका वन अलग है और ये आगे है। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हो, आपको रैंक 1 रैंक 2 दे रखी होगी, आपको क्या करना है, सिंपली R1 - R2 करना है, डी आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, जो आपको रैंक गिवन हो R1 R2 दे रखी है, आपको R1 - R2 करना है, डी आ जाएगा, इसकी स्क्वायर कर देना, डी स्क्वायर बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरा करना है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस में एन। ठीक है, यहाँ से डी स्क्वायर आ गई है, एन कितने होंगे काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितने हैं आपके? 10 है। 10³ माइनस 10, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जब आपको रैंक्स गिवन ना हो, यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको? जब आपको रैंक्स ना दे रखे हो तो आपको खुद से रैंक्स देने पड़ते हैं। अब आप रैंक्स कैसे दोगे? या तो रैंक्स को बढ़ते क्रम में दोगे या तो रैंक्स को घटते क्रम में दोगे। मीन्स क्या कि या तो आप जो सबसे ज़्यादा है उसको रैंक 1 दो, या जो सबसे कम है उसको रैंक 1 दो। उसके बाद आगे रैंक 2 3 4 5 6 7 देते चलो। ठीक है, जैसा कि मैंने एक्स ले रखा है, वाई ले रखा है, मैंने क्या किया है, जो सबसे कम है उसको रैंक 1 लिया है, उसके बाद नेक्स्ट को रैंक 2, फिर उसके बाद रैंक 3। इस तरह से हम चले हैं। जैसे मैंने पूरी सीरीज में 9 क्या है, सबसे कम है, तो मैंने 9 की क्या ले ली है, रैंक 1 ले ली है। उसके बाद क्या है, 10 है, उसके बाद 2 ले ली। इस तरह से आगे मैंने सबको रैंक दे दी है। इस तरह से R1 और R2 निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये R1 R2 आ गया है तो ये फर्स्ट केस की तरह ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, R1 माइनस R2 करके उसकी स्क्वायर कर देंगे और इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट केस बचता है जब रैंक्स जो है आपकी क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, यानी कि आपकी सीरीज में क्या हो, नंबर्स रिपीट हो जाए। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे कि आपको समझा भी रखा है कि अगर तो सेम रैंक मिल जाए तो उसमें क्या करना है। तो हम क्या करेंगे कि जिस भी रैंक है आपकी, जिस जिस रैंक पे रिपीट हो रहे नंबर, उन सभी रैंक को प्लस करोगे और उसका एवरेज कर दोगे। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है मैंने आपको, एक्स और वाई दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हाईएस्ट को रैंक 1 दिया है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक दिया है मैंने। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिपीट हो रहा था, 10 और 10। ठीक है, तो 10 जो था आपका 7 और 8 रैंक पे आ रहा था, तो हमने क्या किया, 7 और 8 को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि उसका एवरेज कर। तो जब 7 और 8 को प्लस करोगे तो आपका आएगा 15। 15 को 2 से डिवाइड करो तो 7.5, तो 7.5 7.5 दोनों के आगे मैंने रैंक दे दी। ऐसे वाई में देखो, वाई में क्या रिपीट हो रहा था आपका, 12। जो 12 था आपका वो 5 और 6 रैंक पे था। मैंने क्या किया, 5 और 6 रैंक को प्लस किया और उसका एवरेज कर दिया, जो कि हमारा आएगा 5.5। उसके बाद R1 R2 आ गया, फिर तो बाकी हमारा काम पहले मेथड्स जो थे उनके जैसा ही हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि 1 माइनस 6 सिग्मा टी स्क्वायर सेम है, n³ माइनस n सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पे है हमारा, 1/12 m³ माइनस m प्लस 1/12 m³ माइनस m। अब होगा सर ये m³ क्या आ गया है, m³ 1 माइनस m1 m³ 2 माइनस m2, ये क्या है। तो ये क्या होता है कि आपके जितने भी सीरीज में जितनी भी बार आपके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो आपके m होते हैं। ठीक है, जैसे x सीरीज में आपका जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 10 1 2 2 बार हो रहा है। तो आप m की जगह क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, प्लस 1/12 एच टी रहेगा। अभी m2 क्या है, अब देखो और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका, अब y सीरीज में आपका 12 रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ ये, 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे m2 की जगह क्या लिख देंगे, 2 की पावर क्यूब माइनस 2। ठीक है, अब इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेरी का आंसर आपको टाइम से मिल जाएगा। थैंक यू।